हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष हेयर एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वही हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आज की इस वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी है वो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं एंड हर एक एग्जामिनेशन में मतलब ऑलमोस्ट हर एक ईयर ये रिपीट करी जाती है, ठीक है। तो फैराडे लॉ पे बेस्ड आपको ऐसे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या तो आपको 1 नंबर में 4 मार्क्स में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है एंड मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ईजी भी है। तो चलो समझ लेते हैं क्या कुछ है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करने से पहले हम सबसे पहले आपको फैराडे लॉ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देना चाहूँगा। देखो, फैराडे लॉ में क्या होता है एक्चुअली कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सॉल्यूशन का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे वो किस बात पे डिपेंड करते हैं, तो वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उस सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। मतलब इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लो या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसको अगर मैथमेटिकली लिखते हो तो देखो ये लिख सकते हो कि W जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो उस सॉल्यूशन से जितना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, Q का होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है Z, ठीक है। इसे Z को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर इस इक्वेशंस को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो देखो यार क्या मिलेगा आप लोगों को, Z Q जो कि हम लोग ऑलरेडी अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है IT, है ना। Q इक्वल्स टू क्या होता है IT। तो यहाँ पे अगर रखोगे तो Z जो W का आपको फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, ZIT। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो E इक्वल्स टू होता है वो होता है F इंटू जेड। अब यहाँ पे E क्या है, तो E होता है किसी भी एटम्स का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस को हम लोग E से डिनोट करते हैं। यहाँ पे F का है तो F आपका है फैराडे कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपको शायद पता होगा। देखो इसको लिख देते हैं फिर, E है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। E है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। F आपका क्या है, तो F है आपका फैराडे कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना होता है भाई, तो फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू आई थिंक आप सबको पता होगा, वो 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जेड क्या है, तो जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आपको ध्यान में रखना है कि जो इक्विवेलेंट वेट होते हैं E इक्वल्स टू होता है एफ जेड, ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, F क्या है आपका फैराडे कांस्टेंट है और जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो अगर मान लो कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ा कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, देखो E अपॉन क्या हो जाएगा, F। यानी सिंपली कह सकते हो आपके E अपॉन क्या हो जाएगा, 96500 ये हो जाएगा अगर हम लोगों को कभी जरूरत पड़ा जेड निकालने की तो, ठीक है। अब चलो हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कशन करते हैं कि क्या हम लोग को दिया गया है एंड क्या निकालने के लिए बोला है, ठीक है। पढ़ते हैं। देखो बोला गया है, हाउ मच क्लोरीन विल बी लिबरेटेड ऑन पासिंग 1 एम्पियर करेंट फॉर 30 मिनट्स थ्रू NaCl सॉल्यूशन। बोलता है कि कितना क्लोरीन लिबरेटेड होगा जब हम लोग NaCl सॉल्यूशन से 1 एम्पियर का करंट 30 मिनट्स के लिए पास करेंगे। देखो बहुत आसान है एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे दिया क्या गया है, बोला है आपको क्लोरीन का वेट निकालने के लिए पूछा है आपसे कि कितना क्लोरीन डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली वेट निकालने के लिए बोला है जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे, ठीक है। इसमें 1 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करा जाता है, तो I का वैल्यू कितना है, जो करंट की वैल्यू दी गई है वो कितना दिया गया आपको, 1 एम्पियर दिया गया है। और जो टाइम कितना देर के लिए प्रो किया जाता है, तो टाइम आपका 30 मिनट्स दिया हुआ है। 30 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड में, तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे आप, 60 से ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। देखो हम लोग को W निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि डिपॉजिट हो रहे हैं, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है। अब अगर हम लोग W ये फॉर्मूला का यूज करें जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालने का होता है, W इक्वल्स टू, तो क्या पता होना चाहिए, ZIT। तो हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू पता होना चाहिए। बेसिकली मेरे को I का वैल्यू पता है, T का वैल्यू भी पता है, एक चीज केवल अननोन है वो है Z, ठीक है। अब Z कैसे निकलेगा थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे क्लोरीन की बात करी जा रही है, तो क्लोरीन का आपको एटॉमिक वेट पता है ना, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 35.5, 35.5, ठीक है। तो अगर क्लोरीन की हम लोग एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो होता है 35
0.5, ठीक है। अगर इसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ आप क्लोरीन निकाल रहे हो तो उसका क्या होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 35/5, 35.5 और वैलेंसी क्लोरीन की कितना होता है 1। तो जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 35.5। बात समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। देखो अगर क्लोरीन का हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, देखो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एक बहुत ही बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे को इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो तो यहाँ पे एटॉमिक वेट, यानी कि एटॉमिक वेट को इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हो आप, मोलर मास भी बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो मोलर मास बटा जब एसिड का निकालोगे तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा बेसिडिटी। जब आप किसी एटम्स का निकाल रहे हो, किसी मेटल्स का निकाल रहे हो तो मोलर मास अपॉन क्या करना पड़ता है वैलेंसी। अगर आप किसी बेस का निकाल रहे हो तो मोलर मास अपॉन क्या करना पड़ता है एसिडिटी। तो किसी भी सब्सटेंस का, एसिड का, मेटल्स का जो इक्विवेलेंट वेट निकालने का होता है सबका अलग अलग केसेस होते हैं। यहाँ पे हम लोग मेटल्स की बात करें तो मेटल्स का जो इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो एटॉमिक वेट अपॉन क्या होता है वैलेंसी। यहाँ पे हम लोगों ने एटॉमिक वेट निकाल लिया, चलो इक्विवेलेंट वेट सॉरी तो जब हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन हम लोग को पता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग को Z का वैल्यू निकालना हो तो देखो निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर Z का वैल्यू निकालना हो तो क्या होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या फैराडे कांस्टेंट। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है 35.5 अपॉन फैराडे कांस्टेंट लिख देते हैं तो देखो 96,500 हो जाएगा। Z का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल गया। हम लोगों ने क्या करा, कॉपर का मोलर मास पता था, वहां से इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल्स होते हैं उसके लिए केवल फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन वैलेंसी। अगर आपको एसिड का निकालना है तो मोलर मास अपॉन बेसिडिटी होता है। अगर आपको बेस का निकालना है तो मोलर मास अपॉन एसिडिटी ऑफ दैट बेस होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस हैं। फिलहाल यहाँ पे देखो Z का वैल्यू कितना आई है। अब हम लोग यहाँ पे आसानी से जो W का वैल्यू वो निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट देखो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें। तो जब यहाँ पे W का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो देखो यहाँ पे Z का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया है। तो 35.5 अपॉन कितना हो जाएगा 96,500 इंटू I का वैल्यू कितना है 1 है, इंटू T का वैल्यू कितना है, तो T का वैल्यू है 30 इंटू 20, 30 इंटू 60 है ना। T का वैल्यू कितना है 30 इंटू 60। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप कैल्शियम में रख के सॉल्व करेंगे तो जो W का वेट आएगा, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैथोड पे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं वो कितना आएगा 0.66 ग्राम। तो आई थिंक अब आप फैराडे लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स अगर आपको एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।